नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये वीडियो खासकर है एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, बाकी अदर बोर्ड्स भी इसको पढ़ सकते हैं जो लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, क्योंकि जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी के हैं। तो बस केवल बोर्ड में डिफरेंस ये आता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट होता है, बाकी और कोई चेंज नहीं है, सभी जगह सिलेबस सेम है। तो एनसीईआरटी वाले जितने भी बच्चे हैं वो सब इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये नोट्स मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। आप टेलीग्राम पे नीचे गिवन डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट तक पढ़ चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आप लोग वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। इसके आगे हम आज की वीडियो में हम करेंगे और चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। तो क्या क्या पढ़ चुके हैं वो एक बार बता देता हूँ। हमने पढ़ी थी मैनेजमेंट की डेफिनेशन, इसके अलावा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्या होता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कर चुके हैं जो कि होते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है मैनेजमेंट। देखो इस चैप्टर पूरा मैनेजमेंट के बारे में, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस पढ़ चुके हैं। परवेसिव नेचर होता है, परवेसिव मतलब कि पूरी दुनिया में होने वाला, यूनिवर्सल। फिर मल्टी डायमेंशनल क्या होता है और कंटिन्यूस, ये कुछ इसके ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा तीन और होते हैं जिसमें कि ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन और इंटेंजिबल फोर्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। आज की वीडियो से हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। आपको इसको रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा नहीं लगाना, तो याद कैसे करना भैया? तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, आप अपने आप को मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन और आपका एक मैनेजमेंट आपको करना है। आप ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी? आप इस तरह के क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हैं जिससे कि आपको इसके आंसर भी ढूंढना है और वही आंसर आपको एग्जाम में लिखने होंगे। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, आप मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रखेंगे, मतलब कि अगर आपने मैनेजमेंट बनाया तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना है उन्हें मैनेजमेंट बना के। तो सबसे पहला तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो दो मेन होते हैं। पहला होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट। सर्वाइवल मतलब कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करा जाएगा तो वहां जो मैनेजमेंट है उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये तो यही रहना है कि उनके जो बिजनेस है उसको लॉन्ग रन तक चलाना है। लॉन्ग रन मतलब कि लंबे टाइम तक बिजनेस को रन करना है, जल्दी अपन को ओपन करके क्लोज नहीं करना है। ऐसा नहीं मान के चलना है कि 1 या 2 साल के अंदर अपना बिजनेस ठप हो जाए, बंद हो जाए। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव आता है सर्वाइवल, सर्वाइव मतलब जीवित रहना। दूसरा आता है प्रॉफिट। अगर आपने अपना बिजनेस को सर्वाइव करा लिया तो फिर आपका मेन ऑब्जेक्टिव आएगा प्रॉफिट, मतलब कि आप सर्वाइव कर चुके हैं मार्केट में, अब आपको प्रॉफिट अर्न करना है। आपने 2-3 साल सर्वाइव करने में लॉस कमाया है तो उस लॉस की भरपाई कैसे होगी? प्रॉफिट से। तो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव आता है प्रॉफिट। जब आपका सर्वाइव भी कर गए, प्रॉफिट भी हो गए, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है ग्रोथ। वो ग्रोथ इस तरफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ग्रोथ जो है वो ग्रोथ ये बताता है कि आपका मैनेजमेंट आपका आप क्या करेगा। देखिए सर्वाइव कर चुके हैं, सर्वाइव के बाद आप प्रॉफिट कमाना भी शुरू कर दिया, तब आप चाहेंगे कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ करे। ग्रोथ मतलब कि और बढ़े और फैले, ठीक है, जिससे कि आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आपका जो जगह है उसको बढ़ा सकते हैं, या प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ये सब ग्रोथ को शो करेगा। तो सर्वाइवल, अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन है ना, आपको इसको डाउनलोड भी करना है अगर, तो डाउनलोड के लिए मैंने टेलीग्राम को बताया, टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट निकाल कर याद करना शुरू कर दो, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब कि देखिए जब सर्वाइव भी कर गया, प्रॉफिट भी कर गया, ग्रोथ भी कर गया, तो इसके बाद कंपनीज का जो आता है ऑब्जेक्टिव वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आप सोसाइटी को अपना यूजफुल या सोसाइटी को कुछ तरह से बेनिफिट करें, हेल्प करें। तो यहाँ पे हेल्प की बात करते हैं तो एक लिखा है ऑफ गिविंग बेनिफिट टू द सोसाइटी लाइक यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। एग्जांपल के तौर पे आप लोग ऐसी चीज यूज कर सकते हैं जिससे कि एनवायरमेंट को कोई डैमेज ना हो, आपके आसपास जो एनवायरमेंट है वो साफ सुथरा रहे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, टाइम टाइम पे कुछ कैंपेन लगा सकते हैं जिससे कि समाज में अच्छी चीजें होंगी। एग्जांपल के तौर पे ब्लड कैंप लगा सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। फिर आता है पर्सनल ग्रोथ। तो पर्सनल ग्रोथ मतलब कि देखिए आपने सर्वाइव भी कर गए भैया, प्रॉफिट भी कमाने लग गए, ग्रोथ भी कर गए, समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। क्या आपने एम्प्लॉइज के लिए कुछ करा? आपने नहीं करा, तो वहां पे आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्कर आपके यहाँ अगर काम करना है, हमने अपने आपको माना ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपके यहाँ जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, वो भी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो वो होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आप उनको फुलफिल करने के लिए प्रैक्टिस करें जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो लिखा बिकॉज डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी रिकंसिल विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से रिकंसाइल करना है, मैच करना है, ताकि दोनों एक साथ ग्रो कर सकें। तो ये थे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव। अगर अब हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इंपॉर्टेंस क्या होंगे मैनेजमेंट के। तो इंपॉर्टेंस में पहला आता है अचीविंग ग्रुप गोल। तो मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे? देखो मैनेजमेंट सिंपल सा टीम वर्क पे फोकस करता है, अकेला आदमी तो काम कर नहीं सकता। तो लिखा मैनेजमेंट क्रिएट टीम वर्क
एंड कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप। मैनेजर गिव कॉमन डायरेक्शन, तो जो मैनेजर होगा वो कॉमन डायरेक्शन देगा जिससे कि सारे लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होता है। दूसरा इंक्रीज एफिशिएंसी, तो मैनेजमेंट आपके यहाँ जो भी काम होता है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। एफिशिएंसी मतलब कि जो काम करने का तरीका है उसको बढ़ा देता है जिससे कि खर्चा कम आता है। तो खर्चा कम आ रहा है और प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसी का कहेंगे हम इंक्रीज एफिशिएंसी। थर्ड आता है क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक मतलब कि देखो आपको कोई भी चेंजेस लाने, जैसे कि अभी कोविड का टाइम आया था, कोविड में बहुत सारा मैनेजमेंट गड़बड़ाया है ना, तो हर जगह कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए थे। तो जो चेंजेस लाने वो आप कैसे ला सकते हैं, मैनेजमेंट के जरिए। तो मैनेजमेंट अपनी पॉलिसी में चेंजेस करेगा जिससे जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन आपका बनता है। तो यहाँ लिखा है मैनेजमेंट हेल्प द एम्प्लॉय ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडॉप्ट ए पर चेंजिंग सिचुएशन। तो सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस लाना मैनेजमेंट हेल्प करता है, इसलिए बोला गया क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर फोर्थ नंबर आता है आपका अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हेल्प करने में पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो भी व्यक्तियों के हैं उनको हेल्प करता है अचीव करने में। फिर आखिरी आता है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये दोनों चीजें हम पहले देख चुके हैं, अब इनको रट्टा नहीं लगाना है, आपको समझना है। सब देखो इंपोर्टेंस बिल्कुल सेम टू सेम जैसे ऑब्जेक्टिव है वैसे ही है। ऑब्जेक्टिव या कैरेक्टरिस्टिक्स देखें आप तो बिल्कुल मिलते जुलते पॉइंट मिलेंगे, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, सिर्फ आपको एक दो बार रीडिंग लगानी है और समझना है चीजें, ठीक है। अब मेन चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है जहां से, वो ये है कि मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा गया, वाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो क्वेश्चन ये बनता है, लेकिन आपको पहली चीज समझना होगा कि हम इसको कैसे बता सकते हैं। तो देखिए जिस तरह से आप लोगों ने पहले पढ़ा हो, कभी मैथ में पढ़ते थे हम, कुछ एलएचएस है और उस एलएचएस के इक्वल अगर आरएचएस ला दे रहे हैं तो ये कहते थे कि दोनों इक्वल हैं, तो ये कह देंगे कि जो एलएचएस है वही आरएचएस है, मतलब कि x इक्वल टू वाई है, तो अगर x दोनों बराबर है तो यहाँ कहेंगे कि दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से हम दो सब्जेक्ट लेके चलेंगे, एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट और एक सब्जेक्ट है आपका आर्ट। तो हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अब इक्वल प्रूफ कैसे करना है, उसके लिए कुछ पॉइंट लिए गए हैं, उन पॉइंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अगर वो पॉइंट मैच करते हैं तो कह देंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है, अगर नहीं करता तो कह देंगे नहीं करता भैया नहीं है आर्ट। बात समझ गए, इस तरह से प्रूफ करी जाएगी। तो यहाँ पे तीन चीजें आएगी, मैनेजमेंट इज आर्ट, फिर दूसरा कंपेयर करेंगे हम साइंस से, तीसरा कंपेयर करेंगे हम प्रोफेशन से, ठीक है। तो तीनों चीजों को हम कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट इज इन आर्ट, तो इसको कैसे करा जाएगा, तो सिंपल सा तरीका ये है कि आपको पहला पॉइंट लेना है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखो थ्योरेटिकल नॉलेज से कहने का मतलब कि स्टडी मटेरियल से है। क्या मार्केट में आप मुझे बताइए मैनेजमेंट के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। अगर आप किताब लेने जाते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, बहुत सारी ढेरों किताबें आपको मिल जाएगी, अवेलेबल है। वहीं आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज की किताबें अवेलेबल है। आर्ट पहले तो आर्ट क्या भैया, तो आर्ट एक स्किल है जिसको टाइम के साथ डेवलप कर सकते हैं। तो आर्ट रेफर टू द स्किल फुल एंड पर्सनल एप्लीकेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। कहने का मतलब एग्जांपल के तौर पे जब भी आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट एक स्किल है, इसको सीख तो सब लेते हैं लेकिन अपने अपने हिसाब से चीजों को अप्लाई करा जाता है, इसलिए यहाँ लिखा है पर्सनल एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन मतलब कि सबने अपने तरीके से चीजों को अप्लाई करा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे दो सिंगर हैं, दोनों ने सेम तरह के स्वर सीखे होंगे, लेकिन सेम तरह के स्वर सीखने के बाद उनको अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक और एग्जांपल लेता हूं, दो फेमस एक्टर हैं, एक का नाम है शाहरुख खान, एक का नाम है मनोज वाजपेयी जी, आपने सुना होंगे। दोनों के जो एक्टिंग के टीचर थे, गुरु थे, वो दोनों सेम है, लेकिन दोनों का एक्टिंग करने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे एक्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, एक्टिंग क्या है, एक टाइप का आर्ट है और उस आर्ट को अपने हिसाब से अप्लाई करा जाता है। तो आर्ट एक स्किल है जिसको सीख सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने का तरीका सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि थ्योरेटिकल नॉलेज है। दूसरा पर्सनल एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन मतलब यही मैंने जो अभी आपको सिखाया कि द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। थस इट आर्ट इज वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट, तो ये पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। तीसरा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तो ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो कहावत है जितना घिसोगे उतना चमकोगे, तो वही वाली बात है। यहाँ पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा क्रिएटिविटी होती जाएगी और उतना ही आप बढ़िया काम करेंगे। तो आर्ट इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। तो यही आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये तो आर्ट की बात होगी। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में भी सेम चीजें होती हैं। कैसे सेम होती है भैया, देखो मैनेजमेंट में भी किताबों भरपूर अवेलेबल है। पर्सनल एप्लीकेशन है, मतलब कि आपके पास सिचुएशन चेंजेस होती रहती है, तो सिचुएशन के हिसाब से चीजें अप्लाई करना आना चाहिए, इसलिए पर्सनल एप्लीकेशन है। और इसका एग्जांपल और देता हूं, IIM अहमदाबाद से पास आउट है आपके सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO हैं। तो आपने अगर देखा हो कि वो अकेले बच्चे नहीं थे वहां पढ़ने वाले, इसके अलावा और भी वहां पे उनके क्लासमेट हुआ करते थे, लेकिन सारे के सारे CEO बने क्या, नहीं बने। क्यों नहीं बने, क्योंकि ये पर्सनल एप्लीकेशन है, उन्होंने जो पढ़ा उसको अप्लाई करा। हो सकता है सब लोग अच्छी अच्छी पोजीशन पे, पर गूगल का CEO तो एक ही बनाया भैया।
तो इसलिए कहते हैं पर्सनल केस ये एप्लीकेशन है, अपने हिसाब से चीजें अप्लाई करना आना चाहिए। आप कुछ भी सीखो जीवन में, ये चीज तो आना ही आना है, एप्लीकेशन मतलब कि अप्लाई करना। फिर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप होते जाएंगे। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है, जो मैनेजर पोस्ट पे जनरली पहुंचते हैं वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कल को जॉब का इंटरव्यू दिया और डायरेक्ट मैनेजर बन गए, ऐसा नहीं होता भैया। आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू अगर दे रहे हैं तो आपके फिर एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि आप कितने साल से मैनेजर के पद पे काम कर रहे हैं, जिससे कि आपको नॉलेज हो चीजों का। तो यहाँ पे तीनों चीजें मैच होती हैं, इसलिए कहा गया है कि जो मैनेजमेंट में होता है वही आर्ट में भी है, इसलिए मैनेजमेंट इज एन आर्ट, बस और कुछ नहीं। ठीक है, सिंस देखो लिखा ऑल द फीचर ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट सो इट इज कैन कॉल्ड एन आर्ट। तो जो आपको मैंने समझाया वो सब यहाँ लिखा है, इसको आप इत्मीनान से बैठ के पढ़िएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरा देखते हैं मैनेजमेंट इज ए साइंस। तो साइंस की बात करते हैं, लेकिन साइंस पहले पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है। तो साइंस एक जो है वो जनरल ट्रूथ पे बेस्ड होते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट के आधार पे इसको बनाया गया है। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो कि जनरली होते हैं, बस उनके ऊपर उसको क्या कर दिया गया, प्रूफ कर दिया गया। तो इसके ऊपर बना हुआ है आपका क्या, साइंस। तो साइंस के लिए लिखा हुआ है, देखो साइंस इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ, जो कि जनरल ट्रूथ पे बेस्ड है। इसके अलावा इसको जो बनाया गया है वो टेस्ट करके बनाए गए, एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए, इसलिए यहाँ पे लिखा है विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम। द फीचर ऑफ साइंस आर फॉलोज। तो साइंस के कुछ फीचर दिए, इसको कंपेयर करेंगे अपन किससे, मैनेजमेंट का। तो साइंस की बात करते हैं पहले, तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए साइंस में एक सिस्टमेटिक बॉडी है ना, जैसे यहाँ लिखा था एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब आर्ट के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करता है, लेकिन साइंस की बात करेंगे तो एक सिस्टमेटिक मैनर में मिलेगा। मतलब कि आपको पहले साइंस 6th क्लास में स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से, फिर 7th में थोड़ा टफ होता है, इस तरह से इंक्रीमेंट करते आते हैं। तो ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंट। दूसरा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं। तीसरा यूनिवर्सली वैलिड, मतलब साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सली वैलिड है। प्रिंसिपल जो है वो यूनिवर्सली वैलिड कैसे हैं, तो एग्जांपल के तौर पे आप मानते हैं अमेरिका में न्यूटन भैया पे सेब गिरा था, अमेरिका था पता नहीं कौन सी कंट्री थी, न्यूटन पे सेब गिरा था, इंडियन नहीं था वो, लेकिन है ना, लेकिन उसको पढ़ते हैं इंडियन में है। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो इंडिया में भी सेम है, जापान में भी सेम है, अदर कंट्री है तो वहां पे भी लॉ ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा। तो कहना ये चाह रहे हैं यूनिवर्सली वैलिड, वैलिड से कहने का कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली वैलिड है, दुनिया भर में एक जैसे होते हैं, कहीं जाके बदलते नहीं है। अब इसी को हम कंपेयर करेंगे किससे, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आते हैं सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट में है क्या। तो हाँ, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये देखिए, आप लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 12th में बी अपना बिजनेस स्टडीज से चालू कराए, है ना। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी स्टडीज में आगे जाते आएंगे, आपको मैनेजमेंट के कोर्सेज अलग तरीके से पढ़ाना चालू करेंगे। फाइनली आप बाद में जाके करेंगे MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सिस्टमेटिक हो गया। सेकंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर ही सारी चीजें बनाई गई हैं। तो हाँ, कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल्स काय पे बने हुए हैं, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से बने, जो कि सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है। थर्ड, यूनिवर्सली वैलिड की बात करें तो ये वाला पॉइंट मैच नहीं करता है, क्योंकि प्रिंसिपल तो आपने कह दिए कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बनाया गया प्रिंसिपल से, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी है, पर यूनिवर्सली वैलिड से मैनेजमेंट जो है वो कंट्री वाइज चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों, देखिए हर जगह की कंडीशन अलग है, लोग बाग अलग है, व्यवहार अलग है, रहने का तरीका अलग है, सब कुछ चेंज है। तो सिचुएशन सब जगह सेम नहीं होती, डिफरेंट सिचुएशन होती है, इसलिए यूनिवर्सली वैलिड नहीं होते। मैनेजमेंट को अपने हिसाब से अप्लाई करना होता है, इसलिए हमने लास्ट इसमें पढ़ा था पर्सनलाइज एप्लीकेशन, तो मतलब अपने हिसाब से चीजों को अप्लाई करा जाता है। तो ये वाला पॉइंट मैच नहीं करता, दो मैच करते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट साइंस है, नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे निकलता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुके हैं कि मैनेजमेंट क्या कहा जाता है। तो मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, क्या बोलते हैं इसको, इनएग्जैक्ट साइंस। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मे बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस, मतलब साइंस तो है पर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, तो इनएग्जैक्ट साइंस बोल दिया गया ऐसे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को साइंस वाला समझ में आएगा फंडा। तीसरा आता है मैनेजमेंट इज एन प्रोफेशन। तो प्रोफेशन आपको जानना होगा पहले, तो प्रोफेशन क्या है। तो प्रोफेशन एक किसी भी कोर्स में स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं, मतलब कि किसी भी फील्ड में आप स्पेशलिस्ट हैं, आपको परफेक्ट नॉलेज है उस चीज का, तो आप कहलाएंगे प्रोफेशनल। एग्जांपल के तौर पे डॉक्टर प्रोफेशन होता है, लॉयर भी जो है वो प्रोफेशन है। तीसरा अपन बात करते हैं सबसे अच्छा जो अपने कॉमर्स में होता है वो CS, ये भी क्या है, प्रोफेशन है। तो ये प्रोफेशनल कोर्स है जो कि स्टडी करते हैं या परफेक्ट नॉलेज होता है उन्हें किसी भी फील्ड का, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब यहाँ पे हम उसको कंपेयर करेंगे अपने मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट से कंपेयर करने के लिए आपको फिर वही कुछ फैक्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो क्या आप देखो, सबसे पहले आर्ट्स की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस था केवल नॉलेज का, फिर आता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, अब यहाँ पे आ गया वेल डिफाइंड, मतलब कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है कि सीक्वेंस में आपको पढ़ना है वो चीज है। तो ऑल प्रोफेशनल आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ाया जाता है।
सेकंड, यहाँ पे जो ए करके लिखा है इसको करेक्शन कर लेना सब लोग, सारे पॉइंट एक जैसे नहीं हो सकते, ये नहीं आएगा, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। सेकंड पॉइंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब कि आपको कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ेगा या क्वालिफिकेशन आपको, हाँ जी, क्वालिफिकेशन आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसके आधार पर आपको चीजें मिलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे द एंट्री ऑफ वेरी रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन होता है जैसे कि इंजीनियर के लिए आईआईटी हो गया, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस का एग्जाम हो गया, है ना, नीट के एग्जाम हो गया, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो नीट के एग्जाम देना पड़ता है और एलएलबी के लिए लेट हो गया, तो ये चीज है। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है प्रोफेशन में। अभी प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। थर्ड है प्रोफेशन एसोसिएशन। तो जितने भी प्रोफेशनल होते हैं इनके एसोसिएशंस बने होते हैं, जैसे कि आप लोगों को सबसे अच्छा एग्जांपल मूवीज में जोली एलएलबी देखी होगी। जोली एलएलबी में जब उसका लाइसेंस कैंसिल करना होता है तो वहां पे सारे वकील इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि एलएलबी इसका जोली का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दें। तो वो जो था बार मेंबर कहते हैं उसे, तो वो एक एसोसिएशन है प्रोफेशन का। ऐसे डॉक्टर्स का भी प्रोफेशन होता है, सब लोग का प्रोफेशनल जितने हैं उन लोग का एक एसोसिएशन होता है, मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जिसमें सारे जुड़े हुए, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, रेगुलेट एंट्री या फ्रेम कोड, कोड बनाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। तो फोर्थ ये लिखा है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि इन लोग के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसके आधार पे वो लोग काम करेंगे। और फिफ्थ है सर्विस मोटिव। तो जितने भी प्रोफेशनल हैं इनका मेन मोटिव सर्विस का होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। तो अगर यहाँ पे हम कुछ अपना मैनेजमेंट से कंपेयर करें तो मैनेजमेंट से आप कंपेयर करके देखेंगे तो कुछ भी कंपेयर नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, तो पहले देखते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है ही नहीं, किसी भी कहीं से भी कुछ भी शुरू हो जाता है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, तो कोई एग्जाम ऐसा है नहीं जिसमें कि आपको क्या मिले, मैनेजमेंट के लिए एग्जाम देना पड़े कि आप मैनेजमेंट में उससे जाएंगे। मैनेजमेंट के लिए सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर आ सकते हैं, मैंने पहले बोला था। फिर आता है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। तो जब आपकी रेस्ट्रिक्शन एंट्री है, कोई एसोसिएशन का तो चांस ही बनते ही नहीं फिर भाई, है ना। आपने कोई सा एग्जाम देके गए नहीं हो तो अभी तक तो कोई सा भी एसोसिएशन नहीं है। धीरे धीरे बन रहा है पर उसमें कंपलसरी नहीं जुड़ना है कि जुड़ना, आपकी मर्जी जुड़ना हो तो। फिर आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो जब एसोसिएशन ही नहीं है तो इनके लिए कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं है, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। फिर सर्विस मोटिव, तो वहां पे सर्विस मोटिव नहीं होता, वहां प्रॉफिट मोटिव होता है। मैनेजमेंट का काम ही प्रॉफिट कमा के देना, इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से काम करना होता है जिससे कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो। तो वहां सर्विस मोटिव नहीं होता, तो एक भी पॉइंट मैच नहीं करता। इसीलिए आप कह देते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोफेशन। अरे तो ब्लैक आ गया, कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा, पता नहीं, चलो आप लोग देख लेना। लेकिन मैनेजमेंट क्या है, देखो, मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन एंड थर्ड इट इज नॉट फुली फ्लेज्ड प्रोफेशन बिकॉज एनीबडी कैन प्रोक्लेम टू बी ए मैनेजर। कोई भी मैनेजर बन सकता है एक्सपीरियंस के आधार पर। ओके, तो ये तीन चीज थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस एंड मैनेजमेंट इज नॉट एन प्रोफेशन। कोई प्रोफेशन नहीं होता भाई, ठीक। तो इसके बाद आता अगला टॉपिक जिसका नाम है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बहुत इजी सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं। तो जनरली मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल कहलाता है टॉप लेवल। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, आप अपने आप को मान लो, पहला लेवल कहलाता है टॉप लेवल, दूसरा लेवल कहलाता है मिडिल लेवल, तीसरा लेवल कहलाता है लोअर लेवल। टॉप लेवल का काम क्या है भाई, टॉप लेवल का काम होता है पॉलिसीज बनाना या प्लान बनाना, रूल्स रेगुलेशन जो होता है ना वो। तो इसमें जनरली इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बना हुआ है देखो, ये लिखा है कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन। चेयरपर्सन हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीईओ और इक्विवेलेंट या इसके जो भी सेम पोस्ट के हैं वो सारे के सारे आते हैं टॉप लेवल में। इसके बाद दूसरा आते हैं मिडिल लेवल में। आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है कि इसमें कौन कौन आते हैं। दूसरा इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है पॉलिसीज बनाना, गोल्स, स्ट्रेटेजी, ये सब चीजें बनाना किसका काम है, टॉप लेवल का। दूसरा आते हैं मिडिल लेवल। तो देखिए टॉप लेवल वालों ने जो काम दिया वो उसको आगे कौन बढ़ाएगा, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में आते हैं आपके मैनेजर वगैरह, इसलिए मिडिल लेवल में आते हैं सारे जितने भी डिपार्टमेंट है, सारे के सारे मैनेजर जितने हैं वो आते हैं मिडिल लेवल में। तो यहाँ पे आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट मैनेजर्स। याद रखने का सिंपल तरीका, जितने मैनेजर है कहाँ आएंगे, मिडिल लेवल में। तीसरा आता है आपका लोअर लेवल। लोअर लेवल में आते हैं सारे सुपरवाइजर्स जो ऑर्डर लेते हैं मैनेजर से और वर्कलोड देते हैं फिर किसको, वर्कर्स को। तो यहाँ पे सबसे आखिरी में आते हैं इसलिए वर्कर्स, सबसे आखिरी में आते हैं वर्कर्स इधर पे, ठीक है। तो इन लोगों ने पॉलिसी बनाई, उसको किसको थोप दिया जाता है, मैनेजर को, और मैनेजर किसको दे देता है, आपके सारे सुपरवाइजर्स को देते हैं। तो लोअर लेवल में सारे सुपरवाइजर्स आते हैं जो एक्चुअली में आपने जो प्लान बने थे उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाती है ऑथोरिटी मतलब पावर, और इधर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये हम धीरे 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 सारी चीजें सीखेंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए
आपने 3 लेवल देख ली मैनेजमेंट में होते हैं, तो फंक्शन क्या है मैनेजमेंट के, तो जनरली 5 फंक्शन होते हैं, ये पांचों आपके अगले चैप्टर्स भी हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 है प्लानिंग, चैप्टर नंबर 5 है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग 4, ऑर्गेनाइजिंग 5, स्टाफिंग 6, डायरेक्टिंग 7, कंट्रोलिंग चैप्टर 8। तो ये 8 चैप्टर हैं और यही पांचों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहलाते हैं। इसको याद कैसे रखना है, तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है पोस्ट डीसी, POS पोस्ट डीसी, सब लोग ऐसे याद रखते हैं, आप लोग भी ऐसे याद रख सकते हैं। P से मतलब प्लानिंग, O से मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S मतलब स्टाफिंग, D मतलब डायरेक्टिंग, C मतलब कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, सारी पांचों फंक्शंस होते हैं। अब इनका मीनिंग देखते हैं क्या है। देखिए मीनिंग जैसा नाम है वैसे ही काम है। P से होता है प्लानिंग, तो प्लानिंग मतलब कि पहले से डिसाइड करना आगे क्या करा जाएगा, व्हाट टू डू इन फ्यूचर। अगर आपने डिसाइड कर लिया व्हाट टू डू और हाउ टू डू कैसे करना है, तो इसके बाद आपको ऑर्गेनाइज करना होगा। ऑर्गेनाइज मतलब कि सबको काम बताना, काम बताने के अलावा चीजें कैसे आएंगी वो सारी चीजें ग्रुपिंग करना। तो असाइनिंग ड्यूटीज इसके अंदर आता है, पावर देना इसके अंदर आता है। फिर आता है तीसरा स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब कि लोगों की जरूरत को, मतलब लोगों की जरूरत है ना आपको मैनेजमेंट के लिए, तो उनको भर्ती करना होता है स्टाफिंग। स्टाफ मतलब पब्लिक बढ़ाना, अपने ऐसे समझ लो कि आपको डिसाइड करना है कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, राइट पीपल फॉर राइट जॉब। ठीक है, तो यहाँ लिखा होगा कहीं, देखिए स्टाफिंग फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, सही काम के लिए सही आदमी ढूंढना, ये होता है स्टाफिंग। और इसके बाद आती है डायरेक्टिंग। आपने देखो प्लान बना लिया, चीजें ऑर्गेनाइज कर ली, लोगों को काम भी बता दिया, तो उनको काम बताने की जो प्रोसेस है वो डायरेक्टिंग होती है। तो डायरेक्टिंग मतलब कि लीड करना, आपको देखो लिखा डायरेक्टिंग इज लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, ये सारी चीजें आपकी डायरेक्टिंग होती है। कंट्रोलिंग शायद यहाँ लिखा नहीं है, तो कंट्रोलिंग में आपको बताया था। आपने सब काम हो गया, तो इसके बाद चेक भी तो करना है जैसा आपने प्लान बनाया था वैसा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं कंट्रोलिंग। तो मतलब आपको कुछ करेक्शन वगैरह करवाना है, तो इसलिए कंट्रोलिंग की चीजें आएगी। तो आखिरी आती है सबसे स्टेप कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के बाद आपके पूरा चैप्टर जो है एक टॉपिक बचेगा, चैप्टर वैसे खत्म होता है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक टॉपिक जो बचता है वो कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को बोला गया था एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से क्वेश्चन पहले पूछे चुके हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, तो सिंपल सा काम है, देखो कोऑर्डिनेशन मतलब कि सबको मिलकर एक साथ काम करवाना कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सबको साथ में लेकर चलना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। यहाँ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला गया है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि देखिए जब सब लोग साथ काम नहीं करेंगे तो सारा काम लेट होगा। तो कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कैसे कहलाएगा, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता है सुगंध, मैनेजमेंट की सुगंध। देखिए ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन में नहीं है, मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, तो फंक्शन में नहीं रखा गया, फंक्शन के अलग से रखा गया। अब इससे हल क्या होता, क्या है वो देखो, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब होता है एक के बाद एक काम बढ़ना। देखो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, मान के चलते हैं कि प्लानिंग में और ऑर्गेनाइजिंग वाले जो है उन लोगों में, या फिर ऐसा मान लो दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है आपका सेल्स का, एक डिपार्टमेंट है आपका प्रोडक्शन का या मार्केटिंग का। ठीक है, और एक है आपका डिजाइन का और एक आपका है प्रोडक्शन का। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हो सकता है कि काम ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप मतलब कि जो काम मार्केटिंग वाले कर रहे हैं वही काम सेल्स वाले भी कर रहे हैं और वही काम दूसरे डिपार्टमेंट के कर रहे हैं, तो ये होता है ओवरलैप। अगर ओवरलैप काम होगा तो जबरन में आप काम क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। तो डिले मतलब लेट हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, जिससे कि मैनेजमेंट पूरा खराब हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है हर लेवल पे। हर लेवल मतलब 3 लेवल, कौन कौन से, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, सारे लेवल पे होना जरूरी है। तो देखो यहाँ लिखा है इट इज नॉट ए सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रेदर इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए इसको क्या बोला गया है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है। बस सिंपल सी ये बात है। इस चैप्टर में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। जो जो मैंने बताया इतना ही आपको याद करना है चैप्टर में। अगर इतना याद कर लिए तो 100 में से जितने भी आपके नंबर है, मतलब 100% मार्क्स आएंगे चैप्टर के जितना होगा। जैसे 8 या 10 नंबर का चैप्टर आता है तो 8 या 10 नंबर पूरे ला सकते हैं, सिंपल से चैप्टर से। और जो टॉपिक्स बताएं उतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।